नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस समय 10 दिवसीय गणेशोत्सव का पर्व शुरू होने में महज कुछ दिनों का समय शेष है और हर रोज गणेशोत्सव से संबंधित खरीदारी की दौड़भाग व भीड़भाड़ शुरू हो गई है। इस समय 10 दिवसीय गणेशोत्सव पर्व शुरू होने में महज कुछ दिनों का समय शेष है और हर रोज गणेशोत्सव से संबंधित खरीदारी की दौड़भाग शुरू हो गई है। साथ ही गणेशोत्सव पर्व के दौरान राज्य के सभी शहरों में काफी भीड़भाड़ वाला माहौल रहता है। इस बात के मद्देनजर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा राज्य आपत्ति व्यवस्थापन यानी टास्क फोर्स की बैठक बुलाई गई है, जिसमें गणेशोत्सव पर्व के दौरान समूचे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक से पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस समय कोविड संक्रमण की तीसरी लहर का खतरा दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यदि इसे सभी ने गंभीरता से नहीं लिया तो महाराष्ट्र को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार हर तरह की स्थिति से निपटने हेतु पूरी तरह तैयार है और तमाम तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं भी तैयार रखी गई हैं, किंतु यदि इन स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रयोग में लाने की नौबत नहीं आती है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार में मंत्री रहने वाले विजय वडेट्टीवार ने कहा कि राज्य टास्क फोर्स की बैठक में गणेशोत्सव के दौरान नाइट कर्फ्यू लगाने के विषय को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, किंतु यह प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है और कोविड संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विगत दिनों स्थानीय राजापेट परिसर स्थित होटल इंपीरिया में लगी आग में एक व्यक्ति की मौत होने के बाद सभी आस्थापनाओं व प्रतिष्ठानों में फायर ऑडिट व अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता के मसले पर चर्चा होनी शुरू हुई। साथ ही मनपा के अग्निशमन विभाग के कामकाज को लेकर सवालिया निशान भी उठने शुरू हुए। हालांकि इस अग्निकांड के लिए पूरी तरह से होटल मालिक को जिम्मेदार बताते हुए मनपा ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का प्रयास शुरू किया है, लेकिन हकीकत यह पता चली है कि शहर में करीब 90% प्रतिष्ठान व आस्थापनाएं ऐसे हैं जहां पर अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है और अब तक उनका फायर ऑडिट भी नहीं हुआ है। साथ ही उन्हें अग्निशमन विभाग की ओर से अब तक न तो कोई नोटिस दी गई है और न ही ऐसे किसी भी आस्थापना पर कोई दंड लगाया गया है। सबसे हैरत अंगेज और खतरनाक स्थिति यह भी है कि ऐसी आस्थापनाओं के बारे में मनपा के अग्निशमन विभाग के पास कोई जानकारी भी उपलब्ध नहीं है, बल्कि मनपा के अग्निशमन विभाग का यह कहना है कि संबंधित प्रतिष्ठानों व आस्थापनाओं की खुद यह जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने यहाँ पर फायर ऑडिट करवाएं। इसे सीधे सीधे मनपा के प्रशासन द्वारा अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना कहा जा सकता है। इस समय सभी की उत्सुकता और उत्कंठा इस बात को लेकर है कि संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ का नया कुलगुरु कौन होगा। यह उत्सुकता इसलिए भी है क्योंकि चयन समिति द्वारा 20 पात्र उम्मीदवारों के साक्षात्कार लेने के बाद कुलगुरु हेतु योग्य पाए गए अंतिम 5 नामों की सूची को कुलपति व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास भेज दिया गया है, जिनमें से किसी एक नाम की घोषणा राज्यपाल कोश्यारी द्वारा आगामी 8 सितंबर को की जा सकती है। पता चला है कि चयन समिति द्वारा जिन 5 नामों को राज्यपाल के पास भेजा गया है उनमें अमरावती के डॉक्टर दीपक धोटे व डॉक्टर दिलीप मालखड़े, वाशिम के डॉक्टर नंदकिशोर ठाकरे, कोल्हापुर के डॉक्टर उमेश कदम तथा औरंगाबाद के डॉक्टर कारभारी काले का समावेश है। खास बात यह है कि कुलगुरु पद की रेस में जो अंतिम 5 नाम तय हुए हैं वे पांचों ही महाराष्ट्र से वास्ता रखते हैं और उसमें से 3 लोग विदर्भ क्षेत्र से ही हैं। इनमें से डॉक्टर दीपक धोटे, डॉक्टर उमेश कदम व डॉक्टर कारभारी काले के दावे को कुलगुरु पद हेतु काफी सशक्त माना जा रहा है। अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया के तहत नामांकन पेश करने के अंतिम दिन आज सोमवार 6 सितंबर को 51 इच्छुकों द्वारा 64 नामांकन पत्र पेश किए गए। इसके साथ ही जिला बैंक के 21 सदस्यीय संचालक मंडल के चुनाव हेतु इच्छुक प्रत्याशियों की ओर से मिले कुल नामांकनों की संख्या 183 हो गई है। इस प्रक्रिया के दौरान इच्छुकों द्वारा कुल 320 नामांकन पत्र उठाए गए थे। बता दें कि आगामी 4 अक्टूबर को अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का चुनाव होना है और नामांकन प्रस्तुत करने की अवधि के खत्म होते ही अब चुनावी मैदान में मौजूद सहकार पैनल व परिवर्तन पैनल के संभावित नामों को लेकर स्थिति कुछ हद तक स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। इस समय सहकार पैनल की ओर से कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 1 से अधिक इच्छुक मैदान है, वहीं परिवर्तन पैनल की ओर से भी 2 निर्वाचन क्षेत्रों में 1 से अधिक दावेदार मैदान में हैं। ऐसे में 22 सितंबर को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि खत्म होने के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि किस पैनल की ओर से किस निर्वाचन क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी मैदान में है। इसमें भी फिलहाल नांदगांव पेठ से अभिजीत ढेपे व वरुड़ से नरेश चंद्र ठाकरे के ही नामांकन पेश हुए हैं और दोनों ही पैनलों द्वारा इन दोनों को अपना प्रत्याशी बताया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि संभवतः अभिजीत ढेपे व नरेश चंद्र ठाकरे का निर्वाचन निर्विरोध ही हो जाए। वहीं दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय के बाद अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में उजागर हुए कमीशन घोटाले के मामले में विशेष लेखा परीक्षक ने भी इस बैंक को अपने राडार पर लिया है। जिला विशेष लेखा परीक्षक सुनीता पांडे ने बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष सहित 24 संचालकों व 3 लेखापालों को व 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट को बैंक द्वारा किए गए निवेश के संदर्भ में नोटिस जारी करते हुए 7 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने हेतु कहा है। इस नोटिस की वजह से बैंक के तत्कालीन संचालक मंडल में जबरदस्त सनसनी व्याप्त है।
अमरावती शहर सहित जिले में सोमवार 6 सितंबर को पोले का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। साल भर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करने वाले बैलों के प्रति आभार ज्ञापित करने हेतु मनाए जाने वाले इस पर्व का ग्रामीण इलाकों में विशेष महत्व रहता है। अमरावती शहर के आसपास सटे ग्रामीण इलाकों सहित जिले की तहसील क्षेत्रों में सोमवार को पोला पर्व की जबरदस्त धूम दिखाई दी और जगह जगह पर बैल जोड़ियों का विधि विधान पूर्वक पूजन भी किया गया। हालांकि इस समय कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से जारी प्रतिबंधात्मक निर्देशों की वजह से पोले के पर्व पर पहले जैसी धामधूम दिखाई नहीं दी, लेकिन फिर भी ग्रामीण इलाकों में पोले का पर्व जल्लोषपूर्ण ढंग से मनाया गया। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने पोला पर्व के अवसर पर किसानों से मुलाकात करते हुए उन्हें इस पर्व की शुभकामनाएं दी और बैल जोड़ियों का पूजन भी किया। वहीं दूसरी ओर जिले की सांसद नवनीत राणा ने शहर में सड़क किनारे तान्हा पोला के लिए मिट्टी से बनी बैलों की मूर्तियां खरीदकर मूर्ति विक्रेताओं के साथ संवाद साधा और उन्हें पोला पर्व की शुभकामनाएं भी दी। इस समय महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में अच्छी खासी बारिश हो रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की ओर बहने वाली नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है और इन नदियों पर अमरावती जिले की सीमा में बनाए गए बांधों में जल संग्रहण बढ़ रहा है। ऐसे में तेजी से बढ़ते जलस्तर और बांध में पानी की लगातार होती आवक को देखते हुए सोमवार 6 सितंबर की सुबह खड़गपूर्णा प्रकल्प के 11 दरवाजों को 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक खोल दिया गया, जहाँ से प्रति सेकंड 226 घनमीटर पानी का विसर्ग किया जा रहा है। वहीं इससे पहले गत रोज पूर्णा प्रकल्प के सभी 9 दरवाजों को खोलकर जल निकासी की जा रही थी। पश्चात बांध में जल स्तर की स्थिति नियंत्रण में आने के चलते 7 दरवाजों को बंद करते हुए फिलहाल केवल 2 दरवाजों को 10 सेंटीमीटर तक खुला रखा गया है, जहां से प्रति सेकंड 16 घनमीटर पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। वहीं इस समय इस बांध में प्रति सेकंड करीब 49 घनमीटर पानी की आवक हो रही है। इसके अलावा काटेपूर्णा प्रकल्प से गत रोज शुरू की गई जल निकासी को बांध में पानी की आवक घटने के चलते अब पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इस समय इस बांध में करीब 95% जल संग्रहण हो चुका है। इसके साथ ही जिले के एकमात्र व सबसे बड़े अपर वर्धा बांध में इस समय 500.44 10 लाख घनमीटर जल संग्रहण हो चुका है और पानी का स्तर 341.78 मीटर तक पहुंच गया है। इस बांध में कुल संग्रहण क्षमता की तुलना में 88.72% जल संग्रहण हो चुका है और बांध में प्रति सेकंड 118 घनमीटर पानी की आवक हो रही है। ऐसे में बहुत जल्द अपर वर्धा बांध के 13 दरवाजों में से कुछ दरवाजों को खोलकर जल विसर्ग शुरू किए जाने की नौबत भी आ सकती है। अमरावती शहर में वन विभाग की जमीन पर बसे संजय गांधी नगर व पंचशील नगर के निवासियों की मालिकाना हक से संबंधित मामले को जिले की सांसद नवनीत राणा तथा विधायक रवि राणा ने केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे से मिलकर सुलझा लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे द्वारा जारी किए गए आदेश के चलते जल्द ही इस जमीन का मालिकाना हक संबंधित क्षेत्र के निवासियों को मिल जाएगा। प्रमोशन पर भेजी गई वैशाली माने ने पुलिस उपायुक्त पद का पदभार संभाल लिया। उन पर पुलिस मुख्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह पद अब तक पुलिस उपायुक्त विक्रम साली के पास था। पुलिस प्रशासन में वर्ष 2007 में नियुक्त हुई वैशाली माने 2011 की बैच की DYSP हैं और अब तक सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर व पुणे CID में काम कर चुकी हैं। मूलतः अमरावती जिले के मोर्शी तहसील से वास्ता रखने वाली IAS अधिकारी भाग्यश्री बनायत को शिरडी संस्थान के CEO पद पर नियुक्त किया गया है, जिससे अमरावती जिले का गौरव बढ़ा है। IAS अधिकारी भाग्यश्री बनायत की प्राथमिक शिक्षा दीक्षा मोर्शी तहसील की हिवरखेड़ गांव स्थित जिला परिषद शाला में हुई तथा उन्होंने मोर्शी स्थित महाविद्यालय से BSc व B.Ed करने के साथ ही MSc की पढ़ाई भी पूरी की। वर्ष 2005 से 2007 के दौरान लगातार MPSC की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बावजूद उन्होंने कोई पद स्वीकार नहीं किया था और वे लगातार केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं देती रही। वे IAS अधिकारी बनने में कामयाब हुई। सोमवार की सुबह अमरावती शहर में चारों ओर घनघोर व घना कोहरा छाया हुआ था। कोहरे की घनी चादर का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़कों पर निकले वाहन चालकों को अपने वाहनों की हेडलाइट शुरू रखनी पड़ी ताकि दूसरी ओर से आने वाले वाहनों को सामने से आ रहे वाहन का अंदाजा रहे। इस घने कोहरे के साथ साथ सोमवार की सुबह काफी हद तक ठिठुरन भी महसूस की गई। विगत 4 अप्रैल 2020 से अमरावती जिले में कोविड संक्रमित मरीज मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार करीब 1.5 वर्ष तक चलता रहा। आज सोमवार 6 सितंबर को लगातार दूसरे दिन अमरावती शहर सहित जिले में कोई भी व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। हालांकि बीते 48 घंटों के दौरान करीब 1000 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपल जांचे गए, जिसमें से किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। राहत वाली बात यह भी रही कि सोमवार को भी कोविड अस्पताल में पहले से भर्ती किसी भी कोविड संक्रमित व्यक्ति की मौत नहीं हुई। इसके साथ ही बीते 24 घंटे के दौरान 11 मरीजों को कोविड अस्पतालों से डिस्चार्ज मिला। जिले में इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 32 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 18 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 14 मरीजों का समावेश है, जिनमें से इस समय 4 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र के 16 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 12 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.31% है। साथ ही सोमवार को समूचे संभाग में 11 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 1, बुल्ढाना के 9, वाशिम के 1 मरीज का समावेश रहा। इसके अलावा सोमवार को संभाग में 33 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 4, बुल्ढाना के 15 तथा वाशिम के 2 नागरिक शामिल हैं। वहीं सोमवार को संभाग के अकोला जिले में 2 संक्रमितों की मौत हुई है।
जिले में इस वक्त जहां एक और कोविड की संक्रामक महामारी का असर कम होने लगा है और जिला बड़ी तेजी के साथ कोविड मुक्त होने की ओर अग्रसर दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी ओर डेंगू और चिकनगुनिया जैसी महामारियां बड़ी तेजी से पांव पसार रही है। विगत जनवरी से अगस्त माह के दौरान कुल 1670 डेंगू संदेहित मरीजों के रक्तजल सैंपल जांच हेतु भिजवाए गए, जिनमें अमरावती मनपा क्षेत्र के 6 तथा 13 तहसील क्षेत्रों के 195 मरीज डेंगू संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही इस दौरान 9 डेंगू संदेहितों की मौत भी हुई है। इस समय अमरावती जिले में अंजनगांव सुरजी तहसील क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में स्थित सरकारी व निजी अस्पतालों में डेंगू सदृश बीमारी से पीड़ित कई मरीजों का इलाज चल रहा है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद की अमरावती शाखा द्वारा जिलाधीश के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि दिल्ली स्थित सिविल डिफेंस में कार्य करने वाली राबिया सैफी के साथ कुछ लोगों ने दुराचार करते हुए उसकी बड़ी निर्ममता के साथ हत्या कर दी। इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा काफी ढिलाई से काम किया जा रहा है, अतः इस मामले की जल्द से जल्द जाँच करते हुए राबिया सैफी पर दुराचार करने वाले और उसे मौत के घाट उतारने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कोविड संक्रमण काल के दौरान कोविड अस्पताल में अविरत कार्य करने वाले ठेका नियुक्त कर्मचारियों को पूर्ववत काम पर लेने के लिए कोविड योद्धा कर्मचारी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर रूपेश खड़से की अगुवाई में कोरोना योद्धाओं द्वारा सोमवार 6 सितंबर से इरविन चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के पास बेमियादी अनशन शुरू किया गया है। इस समय भाजपा के सभागृह नेता तुषार भारती ने अनशन मंडप को भेंट देकर कोविड योद्धाओं के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। आयुक्त सर्व महानगरपालिका, आयुक्त तथा संचालक नगर परिषद प्रशासन संचालनालय वरळी मुंबई 30 म्हणजे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या नगर परिषदा सगळ्या महानगरपालिकेला RM परदेशी कक्ष अधिकारी महाराष्ट्र शासनाचे हे पत्र आहे आणि त्यांनी सांगितलं आहे महोदय उपयुक्त विषयावरील अवर सचिव सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे दिनांक 26/3/2021 रोजीचे पत्र सहपत्राचे कृपया अवलोकन करावे आणि त्यात लिहिलं आहे की सदर पत्रातील सूचनेप्रमाणे आपल्या स्तरावर नियोजित कारवाईसाठी पाठवण्यात येत आहे व यांना सामावून घेण्यात येत आहे। हे कोणासाठी? हे महानगरपालिका नगर परिषदेसाठी। आणि सरकार म्हणजे ज्या सरकारने पत्र दिलं त्या सरकारने तुम्हाला काढून दिलं आणि महानगरपालिका आणि नगर परिषदेला सांगतात की नियोजित कारवाई करावी। म्हणजे माझ्या घरी आहे तर मी हाकलून द्यायचं आणि सांगायचं की त्या दुसऱ्याकडे जाऊन भीक माग। लाज वाटत नाही सरकार की एकीकडे सांगायचं की तुम्ही लावून द्या, नियोजित कारवाई करा, नियमात बसवलं तर बसवा आणि तुम्ही तर राजे आहे, तुम्ही तर सरकार आहे। तुम्ही जर सांगितलं असतं की यांना सामावून घेण्याचे आम्ही आदेश देतोय आणि तोच आदेश जर राज्य शासनाने मानला असता तर ही वेळ आली नसती। आणि सरकार खोटारड आहे, हे जितोंडी सापासारखं सरकार। अमरावती नागपुर राष्ट्रीय महामार्ग पर नांदगांव पेठ के पास नेक्सा शोरूम के सामने आज एक मादा तेंदुए की लाश दिखाई दी है। यह लाश हाईवे पर रोड डिवाइडर के बीच झाड़ियों में फंसी हुई थी। घटना की जानकारी नांदगांव पेठ पुलिस की ओर से वडाली वन परिक्षेत्र कार्यालय को दी गई और खबर मिलते ही वडाली वन विभाग के अधिकारी कैलाश बुम्बर व अमोल गावनेर ने तुरंत घटनास्थल पहुंचकर तेंदुए की लाश को पोस्टमार्टम के लिए वडाली सेंटर भिजवाया। जिले के चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत आने वाले विश्रोली तालाब में ज्ञानेश्वर दहीकर नामक 32 वर्षीय युवक ने कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद राहत व बचाव दल ने तुरंत विश्रोली पहुंचकर लाश की तलाश शुरू की। इस दौरान विश्रोली प्रकल्प में पानी अधिक रहने की वजह से प्रकल्प के कुछ दरवाजे खोल दिए गए थे, जिसकी वजह से तालाब से करीब 6 किलोमीटर दूर ज्ञानेश्वर दहीकर की लाश बरामद हुई। आमला गांव निवासी 53 वर्षीय चरवाहे राजेश रामराव वानखड़े नामक चरवाहा गत रोज पेड़ी नदी में बह गया था, जिसकी तलाश के लिए अमरावती के रेस्क्यू दल को भेजा गया था। पश्चात सोमवार की सुबह रेस्क्यू दल ने इस चरवाहे की लाश को बरामद किया और पुलिस के हवाले किया। जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय अंतर्गत मंगरूल दसगिर थाना क्षेत्र के तहत वर्धा नदी के किनारे ओकनाथ खेत परिसर में चलने वाले अवैध शराब के अड्डे को कल ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने उद्ध्वस्त किया है। शराब का अड्डा चलाने वाला अतुल तुलसीराम डाहे नामक आरोपी फिलहाल फरार बताया गया है। बुल्ढाना चिखली मार्ग पर सुंदरखेड़ गांव परिसर में एक तेज रफ्तार ट्रक द्वारा महिला पुलिस कर्मचारी को कुचल दिया गया। यह हादसा सोमवार 6 सितंबर की सुबह घटित हुआ। मृतक महिला पुलिस कर्मचारी की शिनाख्त गीता बामंदे के तौर पर हुई है। अंजनगांव से अकोट मार्ग पर हसनापुर फाटे के पास यात्री वाहन द्वारा मारी गई टक्कर में एक दुपहिया सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह हादसा शनिवार 4 सितंबर की शाम 6:30 बजे के आसपास घटित हुआ था। मृतक की शिनाख्त सुधाकर श्रीराम रुचके के तौर पर हुई है, जो अड़गांव खाड़े का निवासी था। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।